भाई क्रॉनिकल चतुर्वेदी, तुझे पता लगा दिल्ली के सारे ऑफिसर्स का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। क्या? ये कब हुआ? देख ले, न्यूज आई है। सेंटर क्लियर्स बिल टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस ऑन कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अबे जब तुझे इंग्लिश समझ नहीं आती तो इंग्लिश में न्यूज पढ़ता क्यों है? न्यूज में बस ये लिखा है कि जो सेंटर ऑर्डिनेंस लेके आई थी उसको बिल में कन्वर्ट कर दिया है ताकि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवा के उसको पास करवा सके। हैं भाई, क्या ऑर्डिनेंस, कौन सा बिल, किस बारे में बात कर रहा है भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई तुझको समझाने के चक्कर में ना यूट्यूब का एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अब सुन ध्यान से। दिल्ली में काफी टाइम से ये लड़ाई चल रही है कि ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स हैं उस पे किसका कंट्रोल होगा। कहने का मतलब उनके ट्रांसफर पे, उनकी पोस्टिंग पे किसका कंट्रोल होना चाहिए। तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो रहेगा पोस्टिंग को और ट्रांसफरिंग को लेके वो दिल्ली गवर्नमेंट का होगा, जो कि इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था। फिर 19 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई, जिसके अकॉर्डिंग एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के एजेंट्स होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि ये पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए। इसी ऑर्डिनेंस की बात की गई है इस न्यूज में। भाई ऐसा नहीं होता है, इतनी पढ़ाई मैंने भी करी थी। कोई भी लॉ बनाना होता है ना तो पहले बिल लाते हैं, पार्लियामेंट में वोटिंग करते हैं, वो पास करवाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। अबे घोंचू, पार्लियामेंट का सेशन जब होता है तो यही प्रोसीजर फॉलो होता है। लेकिन जिस टाइम ये ऑर्डिनेंस लाया उस टाइम पे पार्लियामेंट जो था वो रिसेस में था। जब पार्लियामेंट रिसेस पे होता है उस टाइम पे प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 का यूज करके ऑर्डिनेंस ला सकता है, लेकिन एक शर्त है, उसको 6 महीने के अंदर बिल के रूप में पार्लियामेंट में पेश करना होगा ताकि वो उसको पास करवा सके। और यही हो रहा है। चल ठीक है भाई, मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन एक बात बता, ये सारे सिविल सर्वेंट्स जो ऑफिसर्स हैं इन सब का कंट्रोल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? वो जॉब छोड़ दे? गुड क्वेश्चन। देख, पहले तो ये समझ कि नॉर्मली दिल्ली में सरकार चलती कैसे। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। इसी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली भी आई और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आए, जिनका हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये दोनों कैसे काम करेंगे इसको एक्सप्लेन किया था। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स का ट्रांसफर और पोस्टिंग ये आता है एलजी के अंडर में, और एलजी ये काम करेगा एडवाइस लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। इस तरीके से इनको काम करना होता है। और अगर इन दोनों के इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस आता है तो एलजी का जो फैसला होता है वो फाइनल माना जाता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? चल तो रही थी दिल्ली ठीक ठाक इतने टाइम से। भाई प्रॉब्लम्स तो बहुत है, मैं तेरे को गिनाता हूँ। मान ले एलजी और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंसेस आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला है कि फाइनल डिसीजन जो है वो एलजी का माना जाएगा। लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए तो दिल्ली के जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है। जो एलजी होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आंसरेबल नहीं होता। जिन लोगों को दिल्ली के लोग चूज करके भेजते हैं वो आंसरेबल होते हैं। तो फिर जो ये लोग जा रहे हैं वहां पे चूज होने के बाद, उनके आंसरेबल होने का क्या मतलब रहा? वोटिंग का क्या मतलब रहा? एलजी कोई भी फैसला लेगा और उसको कोई जवाब नहीं देना। सेकंड पॉइंट ये है, दिल्ली के जो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एलजी का कंसेंट होना बहुत जरूरी होता है। और एलजी का कंसेंट का वेट करते करते प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और दिल्ली गवर्नमेंट और प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ा पाती। एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज होती हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। इसकी वजह से हम लोग ये नहीं पता लगा पाते कि किसके किस एक्शन की वजह से कौन जिम्मेदार है। यार बात तो तेरी ठीक है। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे इसी बिल के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बोलना पड़े तो तू क्या बोलेगा? मैं यही बोलूंगा कि हमारा देश जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे चलता है। दिल्ली के लोग जिन नेताओं को वोट देकर असेंबली में पहुंचाते हैं उन लोगों को दिल्ली के लिए रूल बनाना चाहिए। लेकिन ये बिल क्या कर रहा है? ये उन लोगों से उनकी पावर छीन रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही क्या रहेगा? सेकंड पॉइंट ये है कि दिल्ली से जो चुने हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक अथॉरिटी में जाएंगे जो इसमें अथॉरिटी बनेगी, और जो इसमें अदर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनके डिसीजन को ओवर रूल भी कर सकते हैं। तो इनके डिसीजन का वैल्यू क्या रहेगा? थर्ड और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि संविधान जो लिखा गया था उसमें स्टेट और सेंटर के रिलेशन को फेडरलिज्म स्ट्रक्चर से जोड़ा जाता है। और फेडरलिज्म का मतलब ये है कि स्टेट को भी इक्वल पावर होनी चाहिए।
और इसमें तो हम स्टेट की पावर और कम कर रहे हैं, तो फेडरलिज्म ही नहीं रह गया। इसके अलावा ये कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, क्योंकि कोर्ट ने बोला था कि जो पावर रहेगी एग्जीक्यूटिव पावर वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, तो फिर ये उसके भी खिलाफ है। इसके अलावा आर्टिकल 239 AA ये उसका भी वायलेशन है, क्योंकि उसमें दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसमें उसके पास पावर है अपने लोगों के लिए रूल बनाए और स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को हार्मोनियस तरीके से चलाए। अब ये फंस गया भाई। अब तो मुझे एक बात बता, इसी बिल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोलना है, अब तो क्या बोलेगा? ये ऑर्डिनेंस एक प्रॉपर बैलेंस बना सकता है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर के इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए, क्योंकि इसमें दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे अथॉरिटी में। सेकंड, ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए सेंटर का जो है एक ओपिनियन होना जरूरी है दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। रही बात आर्टिकल 239 AA की, ये ऑर्डिनेंस उसको भी वायलेट नहीं करता, क्योंकि उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर थी ये डिसीजंस लेने की। अभी भी पावर उन्हीं के पास है, उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेंगे अथॉरिटी में। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था जिसमें ये बोला गया तो ये पावर जो है दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगी, ये उसको भी वायलेट नहीं करता, क्योंकि उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बता दिया था कि इसका जो पावर रहेगा एग्जीक्यूटिव पावर वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगा, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं बताया था कि सेम मैटर के ऊपर पार्लियामेंट में नया लॉ नहीं बनाया जा सकता। इसी के साथ ये आर्टिकल 239 AB को भी सपोर्ट करता है, जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि प्रेसिडेंट चाहे तो दिल्ली में पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए ऑर्डिनेंसेस ला सकता है। अब ये क्या बात हुई? तो दोनों तरफ से फायदे गिना रहा है, कंक्लूजन क्या निकला फिर इस बात का? देख, कंक्लूजन ये है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ये एक नया मौका है इस मुद्दे को रिव्यू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को ओवरव्यू कर सकती है दिल्ली की यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को देख के और LG को एज अ एजेंट ऑफ सेंटर देखते हुए। ये एक मौका है दिल्ली में बार बार उठने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का। देख भाई, मैंने तेरे को दोनों तरफ के प्लस पॉइंट बता दिए, अब तू अपना दिमाग लगा ले, क्या ठीक है या क्या नहीं। मेरा तो सर चकरा रहा है, मुझे में इतना दिमाग होता तो मैं अपना YouTube चैनल ना खोल लेता। तो भाई मैंने तेरे को इतना सारा नॉलेज दे तो दिया, तेरा चैनल नहीं है तो मेरा चैनल सपोर्ट कर दे, लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर। और सुन, कुछ दिन में UCC की न्यूज आएगी, फिर मेरे पास मत आइए, क्योंकि मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। स्क्रीन पर वीडियो देख ले, तेरे से वहीं मिलता हूँ।